नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग हिंदी में जो है हम लोगों ने हिंदी के विकास से अपनी शुरुआत की है हिंदी की। और हिंदी के विकास के हम लोगों ने अभी तक 2 लेक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं। ये हिंदी के विकास से संबंधित तीसरा लेक्चर होगा। और आज जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग हिंदी भाषा का उपभाषाओं और बोलियों में जो वर्गीकरण है वो कैसे कैसे है, और जो हम लोगों की जो लिपि है देवनागरी उसके बारे में हम लोग आज की जो क्लास है वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आज शुरुआत करते हैं भाषा। जो भाषा है वो क्या होती है। भाषा जो ये शब्द है वो संस्कृत के भाष जो धातु है उससे लिया गया है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है बोलना। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है या ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने जो भाव जो उसके मन के अंदर है या उसके जो विचार हैं वो बोलकर या लिखकर दूसरों को सामने जो प्रकट करता है, या जो दूसरे के जो विचार हैं उसको सुनकर या पढ़कर जो है वो ग्रहण करता है। तो उस माध्यम का जो काम है वो एक भाषा करती है। इसके जो माध्यम होते हैं मुख्यतः 2 माध्यम होते हैं किसी भाषा के लिए। एक होता है उसका मौखिक और दूसरा होता है उसका लिखित माध्यम। जब कोई व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो भाषा का मौखिक माध्यम होता है। वहीं जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर पत्र द्वारा या किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो उसका लिखित माध्यम होता है। इसके इतर एक दूसरे जो माध्यम होता है वो सांकेतिक माध्यम का भी प्रयोग करते हैं लोग। कोई संकेत, कोई आकृति बना के लोगों को अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये 3 जो है मुख्यतः 2 और वैसे 3 जो माध्यम होते हैं किसी भी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करने के। इसके बाद आपने एक और शब्द सुना होगा इसी में ही, बोली। बोली जो है वो किसी क्षेत्र विशेष में जब कोई जो भाषा बोली जाती है जिसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, एक छोटा क्षेत्र, तो उस जो क्षेत्र में ध्वनि घोषी वाली बोलने वाली जो भाषा होती है उसको बोली की संज्ञा दी जाती है। इसमें कभी भी कोई साहित्य रचना जो है वो हुई नहीं होती है, इसलिए इसे बोली कहा जाता है। वहीं एक होती है उपभाषा। जब ये बोली में जब साहित्यकार अपनी रचना जो है वो शुरू करते हैं करनी किसी बोली में, तो वो बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। तो इस तरह के हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई किसी बोली में साहित्य रचना होनी शुरू हो जाती है तो वो बोली ना रहकर एक उपभाषा बन जाती है। वहीं जब इस उपभाषा में जो है साहित्यकार अपनी साहित्यिक रचना द्वारा इसके जो विस्तार है, इसके जो परिमिष्टि है, जो इसके जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ा के इसको बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत कर देते हैं किसी भाषा को, तो वो उपभाषा रहकर एक भाषा बन जाती है। तो इसी तरीके से जो हिंदी है वो एक इतने जो उसको जो मान्यता मिली है वो, और आज जो भाषा है भाषा के रूप में है, वो इसी तरीके से वो हमारे सामने पहुंची है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो किसी भाषा के अंदर, किसी एक भाषा के अंदर कई उपभाषाएं होती हैं और किसी एक उपभाषा के अंदर कई बोलियां आती हैं। तो इसको जो वर्गीकृत करने का जो प्रयास है हिंदी को, वो सबसे पहले एक जो अंग्रेजी अधिकारी थे जॉर्ज गिरिसन, उन्होंने सबसे पहले जो हिंदी का जो है वो उपभाषा और बोलियों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। इन्होंने एक पुस्तक मॉडर्न वर्नाकुलर
इन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में जो है सबसे पहले हिंदी का जो है वो बोलियों और उपभाषाओं में वर्गीकरण करने का जो है वो प्रयास किया था। इसके बाद इन्होंने 1894 में जो है वो भारत का भाषाई आधार पर जो सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण के बाद इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस जो ग्रंथ है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने जो हिंदी को है वो 5 जो उपभाषाओं में जो है इसको विभक्त किया था। इसके बाद हमारी एक कवियत्री आती है सुनीति कुमार चटर्जी, वो बंगाल भाषा का उद्भव और विकास में जो है उसको हिंदी को जो है भाषा और उपभाषाओं में इसको वर्गीकरण करने का जो प्रयास करती है, और वो जो इसके अंदर जो 5 एक उपभाषा आती है पहाड़ी हिंदी, वो उसको उपभाषा का दर्जा नहीं देती है। और इसी तरीके से अन्य विद्वान भी अपने समय समय पर जो है भाषाओं का इस हिंदी का जो है अपने स्तर से जो है उसका वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं। और अंततः हम लोगों को ये बात सामने आती है कि जो हिंदी है वो 5 उपभाषाओं और 17 बोलियों में जो है वो विभक्त है। ये जो 5 जो उपभाषाएं हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है आपका पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी है आपकी राजस्थानी, चौथी है बिहारी, और 5वीं है आपकी पहाड़ी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं में जो है वो हिंदी का वर्गीकरण किया गया है, और इसी की इन उपभाषाओं के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब एक एक करके हम लोग ये देखेंगे कि किस उपभाषा के अंदर कौन कौन सी जो बोली आती है, उसके बारे में हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी जो है वो इसका जो विकास है वो सौर सैनिक जो अपभ्रंश है उससे इसका विकास होना जाता है। इसके अंतर्गत जो है वो मुख्यतः 5 बोलियां आती हैं। इसमें जो सबसे पहली है आपकी वो है ब्रज भाषा, दूसरी है आपकी खड़ी बोली, तीसरी है आपकी बुंदेली, चौथी है आपकी कन्नौजी, और 5वीं है आपकी हरियाणवी। ये जो 5 बोलियां हैं वो अपनी पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है हिंदी की, उसके अंतर्गत ये 5 जो बोलियां हैं वो आती हैं। अब हम लोग इन 5 बोलियों के बारे में कुछ ये जानेंगे कि ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, कोई कुछ जो विशेषता होंगी इसकी, उसके बारे में हम लोग अब ये देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्रज भाषा की। ऋग्वेद में जो ब्रिज का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि गौ या पशुओं का जो समूह है वो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ। तो इस तरीके से जिस क्षेत्र में पशुपालन की जो प्रधानता है उस क्षेत्र को जो है वो ब्रज की संज्ञा दी गई है, और उसी क्षेत्र में बोली पशु प्रधान क्षेत्र में जब बोली जाने वाली भाषा को है वो ब्रिज भाषा का जो है वो दर्जा दिया गया है। वर्तमान समय में इसका जो बोलने का जो क्षेत्र है वो अपना मथुरा, आगरा, अलीगढ़, आपका इटावा, धौलपुर, मैनपुरी वगैरह वगैरह जो ये सटे हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश सटे हुए जो ये जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इस क्षेत्र में जो है इस ब्रिज भाषा का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और जो मानक ब्रिज भाषा है वो इन्हीं 3 जनपदों में जो है जो बोली जाती है उसको मानक ब्रिज भाषा की संज्ञा दी गई है। इसके जो साहित्यिक प्रयोग है
या इसके जो साहित्यिक विकास है ब्रज भाषा का जो है, उसको हम लोग मुख्यतः जो है 3 कालखंड में विभक्त कर सकते हैं। जैसे इसका उद्भव कब हुआ, इसके निर्माण काल हो गया, इसका स्वर्ण काल। तो जो इसका जो उद्भव काल है वो 10वीं जो शताब्दी है उससे माना जाता है। और इसके जो प्रथम जो प्रयोग करता है वो हमारे एक कवि हैं हेमचंद जी इसके प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया था वो था प्राकृत व्याकरण। इसके बाद इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी जो वो भी ब्रज भाषा में थी, प्राकृत पैंगलम। ये 2 जो ग्रंथ हैं शुरुआत में जिनको ब्रज भाषा में लिखे गए थे हेमचंद जी द्वारा, तो ये प्रारंभिक ग्रंथ माने जाते हैं ब्रज भाषा में लिखे हुए इसके उद्भव काल में। इसके बाद इसका जो आता है वो निर्माण काल जो है वो जिसमें वो अपना 14वीं शताब्दी से लेके 16वीं शताब्दी तक जो है इसका निर्माण जो काल है वो माना जाता है। इस समय जो प्रमुख जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें जो था एक था पदयुग चरित्र और एक और था हरिवंश पुराण। ये इसके निर्माण काल में जो लिखे गए प्रमुख जो ग्रंथ थे जिन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो ये थे। इसके अलावा ही 15वीं शताब्दी में एक कवि हुए थे विष्णुदास जी, जिन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में जो ब्रज भाषा का जो प्रयोग किया उसको मानक ब्रज भाषा की संज्ञा दी जाती थी। इसके बाद इसका आता है स्वर्ण काल। ब्रज भाषा का जो स्वर्ण काल है वो अपना 16वीं जो शताब्दी है उसके बाद माना जाता है। इसके स्वर्ण काल में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो जो वल्लभाचार्य और विठल दास द्वारा स्थापित जो अष्टछाप के कवि थे, उन्होंने इसके विकास में जो है इसको विस्तृत क्षेत्र में प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसमें जो अष्टछाप कवियों में जो प्रमुख थे वो थे आपका सूरदास जी, नंददास जी और परमानंद। ये प्रमुख जो 3 कवि थे। वैसे तो सभी अष्टछाप कवियों ने ब्रज भाषा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इनके द्वारा लिखे जो ग्रंथ थे वो महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं ब्रज भाषा के। जैसे सूरदास द्वारा सूरसागर, नंददास द्वारा रसमंजरी। ये जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ब्रज भाषा में लिखे हुए, इनके द्वारा जो ब्रज भाषा को है एक प्रतिष्ठा रूप जो है उसको मान्यता प्राप्त हुई। तो ये कुछ बातें थी अपनी ब्रज जो भाषा या बोली है उसके बारे में। अब हम लोग पश्चिमी हिंदी का जो दूसरा प्रकार है या दूसरी जो बोली है खड़ी बोली, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। खड़ी बोली को जो है अपने राहुल सांकेतिक जो है उन्होंने कौरवी की भी संज्ञा दी है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसको खड़ी बोली बोलने को शब्द को लेकर जो है विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। खड़ी बोली का जो अर्थ होता है वो होता है खरी अर्थात शुद्ध। जब इस बोली का जो है साहित्यिक रूप से प्रयोग होने लगा तो इसमें से जो अरबी जो फारसी जो शब्द थे वो हटा दिए गए, तो उसके बाद इसको जो है वो खरी कहा गया, खरी बोली कहा गया। और यही खरी बाद में खड़ी शब्द में जो है परिवर्तित हो गया। वहीं हमारी जो सुनीति कुमार चटर्जी है वो कहती है कि खड़ी बोली जो है वो खड़ी है, मतलब सीधी है लिखते वक्त ये, तो इसलिए इसको खड़ी कहा उन्होंने। वहीं कामता प्रकाश गुरु जी हैं, एक आचार्य हैं, उन्होंने इसको कहा कि ये कर्कश है, बोलते हुए इसमें कर्कशपन आता है, तो इसलिए इसको खड़ी की संज्ञा दी। तो अनेक विचारों ने अपने अपने
मत जो है फिर व्यक्त किए इसके शब्द को लेकर। इसका जो बोलने का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में जो देहरादून का जो मैदानी जो भाग है, जैसे अपना सहारनपुर हो गया, नीचे बिजनौर हो गया, अपना रामपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, ये जो उत्तराखंड से सटे हुए जो और पश्चिमी एरिया के जो जितने भी ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, इन क्षेत्रों में जो है इस खड़ी बोली का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके जो साहित्यिक प्रयोग जो है वो कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में, फोर्ट विलियम कॉलेज। इस कॉलेज की जो स्थापना के साथ ही है जो इसका प्रयोग जो है वो देखा गया है। इस फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदी विभाग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपका जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने जो है वो ब्रिज जो भाषा है उससे इतर एक नई भाषा के रूप में जो है वो खड़ी बोली को का प्रयोग किया, और इसके जो प्रथम प्रयोगकर्ता है वो अपने जो लल्लू जी लाल और पंडित सदल मिश्र जो है ये प्रथम जो है इसके प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। ये दो प्रमुख कवि जो है इसके प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं खड़ी बोली के। अब हम लोग पश्चिम हिंदी के तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, जो है आपका बुंदेली। बुंदेली जो बोली है वो मुख्यतः जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है जिसके अंतर्गत वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है, वहीं कुछ मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र आता है, उन जिलों में जो है उसके जिलों में जैसे ऊपर उत्तर प्रदेश का झांसी हो गया, इटावा हो गया, नीचे ये मिर्जापुर हो गया, और वहीं दूसरा नीचे और मध्य प्रदेश के अपने ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा, इन जो क्षेत्रों में जो है बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है इस बुंदेली जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पश्चिम हिंदी की जो चौथी बोली है वो है आपकी हरियाणवी, जिसे जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने बांगड़ू की संज्ञा भी दी है इसको। इसका जो मुख्यतः जो बोली जाती है वो अपना जो हरियाणा का रोहतक, करनाल वगैरह जो एरिया है उस क्षेत्र में, वहीं दिल्ली का जो कुछ बिहड़ एरिया है वहां पे जो है इस हरियाणवी की जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है वर्तमान समय में। वहीं पश्चिम हिंदी की जो पांचवी बोली है वो है आपकी कन्नौजी। कन्नौजी जो बोली है वो अवधी और ब्रज जो बोली है उसके मध्य में इस कन्नौजी जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः जो कन्नौज है, यूपी का जो कन्नौज है उससे सटे हुए जो जितने जिले आते हैं उस क्षेत्र में, जैसे फर्रुखाबाद हो गया वगैरह वगैरह, शाहजहांपुर हो गया, इन जो क्षेत्रों में है वो इस कन्नौजी जो बोली है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 जो बोलियां हैं अपनी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग हिंदी की दूसरी जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रकार पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमानवी अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। इसके अंतर्गत भी जो है वो मुख्यतः 3 बोलियां आती हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे पहले है आपकी अवधी, दूसरी है आपकी बघेली, और तीसरी है आपकी छत्तीसगढ़ी। ये जो 3 बोलियां हैं वो हिंदी की जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी उसके अंतर्गत आती हैं।
अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में भी कुछ कुछ जानेंगे, इन बोलियों के बारे में। अवधी को जो है वो बेसवाड़ी भी कहा जाता है। इसका जो विकास है, इसके नाम से जैसे आपको लग रहा है, अयोध्या का जो है ये विकृत रूप है अवधी। अयोध्या के जो आसपास के जितने भी जो जिले पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे वाराणसी हो गया, आपका जौनपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऊपर आपका उन्नावा हो गया, बुलंदशहर हो गया, ये जितने भी जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, इस पूरे भूभाग में जो है वो अवधी भाषा का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके जो साहित्यिक प्रयोगकर्ता हैं वो जो सूफी कवि थे, प्रथम जो साहित्यिक प्रयोगकर्ता जो है वो सूफी कवि दादू मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद जी जो है इसके प्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। इनकी जो रचना थी चंदायन, वो अवधी की जो है प्रथम रचना मानी जाती है। इसके बाद अन्य सूफी कवि भी हुए, जैसे कुतुबन हुए जिनकी रचना थी मृगावती, जायसी हुए जिनकी पद्मावत, मंझन जिनकी मृगावती नहीं मधुमालती, सॉरी, उस्मान जिनकी चित्रावली। ये प्रमुख जो सूफी काव्य धारा के जो कवि थे, उन्होंने इसके निर्माण काल में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जो अवधी भाषा में लिखी गई थी। इसके अलावा एक राम भक्ति सागर के प्रमुख जो कवि हुए तुलसीदास जी, उनके द्वारा जो रचित जो ग्रंथ था रामचरितमानस, उसने अवधी भाषा को जो है वो काफी उसको सम्मान प्राप्त हुआ इस ग्रंथ द्वारा, और इसका प्रचार जो प्रसार जो है वो बहुत बड़े भूभाग में जो है वो देखा गया। तो ये अवधी भाषा के बारे में कुछ जानकारी थी। इसके बाद जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो दूसरी जो बोली आती है वो है आपकी बघेली। बघेली जो बोली है वो मुख्यतः जो है अवधी के जो दक्षिणी क्षेत्र है, जैसे मध्य प्रदेश का जो रीवा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास, रीवा सतना वगैरह, उसके आसपास जो क्षेत्र में जो है वो इस बघेली जो है उस बोली का प्रयोग किया जाता है। वहीं इसका जो तीसरी बोली आती है पूर्वी हिंदी के अंदर, वो आती है आपकी छत्तीसगढ़ी। जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसके में जो बोली जाने वाली जो भाषा है या बोली है वो छत्तीसगढ़ी है। तो ये दूसरा प्रकार जो उपभाषा थी पूर्वी हिंदी, इसके अंदर आने वाली जो तीन भाषाएं थी, बोलियां थी, वो ये है। अब हम लोग हिंदी की तीसरी उपभाषा राजस्थानी, उसके बारे में देखेंगे। राजस्थानी जो उपभाषा है उसका जो विकास है वो अपना सौरसेनी जो अपभ्रंश है उससे ही हुआ है। इसके अंतर्गत जो है वो 4 बोलियां आती हैं जो इस प्रकार है। जैसे पहली है आपकी मारवाड़ी, दूसरी है आपकी जयपुरी, तीसरी मेवाती, और चौथी है आपकी मालवी। ये जो 4 बोलियां हैं वो राजस्थानी जो हिंदी है उसके अंतर्गत आती है।
इसका जो क्षेत्र है वो मुख्यतः राजस्थान जो राज्य है वहीं पर ही इसकी मुख्यतः बोली जाती है। जैसे जो मारवाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र, इसको पश्चिमी राजस्थान भी कहा जाता है। जैसे जैसलमेर, पंजाब से लगे हुए जो राज्य हैं जैसलमेर वगैरह हो गया, मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें ये मारवाड़ी बोली जाती है। वहीं जयपुरी आपका पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है, जयपुर वगैरह वगैरह, उस क्षेत्र में जो है वो जयपुरी बोली जाती है। वहीं जो मेवाती है वो इसको उत्तरी राजस्थान भी कहा जाता है, ये मेवात का जो क्षेत्र। और चौथी जो है वो दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है इसको, मालवी को, मालवा पठार का जो क्षेत्र है। तो ये चारों जो बोलियां हैं वो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग चौथे प्रकार बिहारी हिंदी के बारे में देखेंगे। बिहारी जो हिंदी है उसका जो विकास है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत जो है भी 3 बोलियां आती हैं। एक आती है आपकी भोजपुरी, दूसरी आती है आपकी मगही, और तीसरी जो आती है वो आती है आपकी मैथिली। ये जो 3 बोलियां हैं वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये मुख्यतः जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है वहां पे इस तीनों बोलियों का प्रयोग हो जाता है। इसमें जो ये भोजपुरी है वो इन सारी बोलियों में सबसे ज्यादा जो प्रयोग की जाने वाली है, या जिसको सबसे ज्यादा जो इसको मान्यता प्राप्त है वो ये भोजपुरी है। ये अंतर्राष्ट्रीय बोली भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो बिहार के लोग हैं वो काफी अलग अलग देशों में भी रहते हैं, तो और इसका जो प्रयोग करते हैं। वहीं हिंदी की जो 5वीं उपभाषा है वो है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी का जो विकास है वो भी अपना शॉर्ट या प्रबंध से ही हुआ है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 2 बोलियां बोली जाती है, या 2 क्षेत्र आते हैं। एक है आपका पश्चिमी पहाड़ी, जिसके अंतर्गत आपका ये सिरमौर वगैरह जो जिला है या उसके हिमाचल में उस क्षेत्र में जो है इस पहाड़ी जो पश्चिमी पहाड़ी है वो वहां की बोलियां आती हैं। और दूसरा है आपका मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 2 बोलियां आती है, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये 2 जो बोलियां हैं वो मध्यवर्ती जो पहाड़ी है उसके अंतर्गत आती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि हिंदी का जो है उपभाषा और बोलियों में किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है और किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अपनी जो लिपि है देवनागरी की, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिपि क्या होती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले शुरुआत में पढ़ा कि भाषा जो है वो किसी अपने विचारों को जो है व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। उसमें 2 माध्यम आपने देखे, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है। जब कभी व्यक्ति जो अपने विचारों को जो है स्थायी करने के लिए जो है जिस माध्यम का जो प्रयोग करता है तो वो लिपि होती है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई व्यक्ति, जब शुरुआत में लोगों ने जब अपनी जो विचार है उसको स्थायी रूप देने के लिए जो है जिस माध्यम का जो चुनाव किया, तब जो है वो लिपि का जन्म हुआ। देवनागरी की लिपि जो है वो प्राचीन जो है आर्य लिपि मानी जाती है, और जो इसकी जो
उत्पत्ति है वो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता है उसकी लिपि से इसकी जो है उत्पत्ति वो मानी जाती है। इसमें इसकी जो देवनागरी की जो सबसे प्राचीन लिपि है उसको वो है ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि को जो है देवनागरी की प्राचीन लिपि माना जाता है। इसका जो 300 ईसा पूर्व तक जो है ये संपूर्ण जो भारत है उसमें इसका प्रचार प्रसार हो चुका था और 500 ईसा पूर्व तक जो है इसमें जो है शिलालेख हम लोगों को मिलते हैं। अशोक के जो शिलालेख है वो भी ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। इसके बाद ये ब्राह्मी लिपि 300 ईस्वी तक आते आते जो है ये 2 भागों में जो है वो विभक्त हो गई थी। एक इसकी शाखा जो बनी है वो अपनी उत्तरी ब्राह्मी लिपि और दूसरी दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से ही बाद में अपनी जो दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उसकी लिपियां बनी, जैसे कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। ये जो सब जो लिपियां हैं इन भाषाओं की वो सब दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से ही जन्मी है। वहीं उत्तरी ब्राह्मी लिपि बाद में गुप्त लिपि में और गुप्त लिपि से बाद में कुटिल लिपि में परिवर्तित हुई। कुटिल लिपि का जो प्रयोग है वो 9वीं शताब्दी तक बना रहा। इसके बाद जो है ये कुटिल लिपि 2 शाखाओं में विभक्त हो गई। एक शाखा जो है इसकी नागरी लिपि और दूसरी जो है वो शारदा लिपि जो है उसमें विभक्त हो गई। इसी शारदा लिपि से बाद में अपना गुरुमुखी, लहंदा, सिंधी, पंजाबी और कश्मीरी जो है वो उस भाषाओं की जो लिपियां हैं वो इसी शारदा लिपि से जो है वो निकली थी। और बाद में ये नागरी लिपि जो है वो दो शाखाओं में विभक्त हो गई। एक इसकी पश्चिमी शाखा और दूसरी इसकी पूर्वी शाखा। पश्चिमी के अंदर ही अपनी देवनागरी लिपि आई, बाद में राजस्थानी लिपि, गुजराती। ये जो इसकी जो लिपियां हैं वो इस पश्चिमी जो नागरी लिपि का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां से बनी है। वहीं इसका जो पश्चिम नागरी लिपि का जो पूर्वी क्षेत्र है उससे बांग्ला, अपना उड़िया, नेपाली, तो इन सब की जो लिपि है वो इसी पूर्वी जो शाखा है नागरी लिपि की उससे इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये हम लोगों ने देखा कि देवनागरी की लिपि जो है या संपूर्ण भारत में जो लिपियां हैं वो किस तरीके से किस शाखा के अंतर्गत आती हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने इसमें देखा इस चार्ट में। देवनागरी की लिपि में जो देवनागरी की जो शब्द है इसको लेकर भी विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मानते हैं कि देव के नगरों की जो लिपि थी उसे देवनागरी की लिपि की संज्ञा दी गई है। वहीं कुछ विद्वान जो है वो ये मानते हैं कि राजस्थान के जो नागर ब्राह्मण थे उन्होंने जिस लिपि का प्रयोग किया उसको देवनागरी की लिपि की संज्ञा दी गई है। वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि जो काशी है उसका जो पुराना नाम था वो देव था और उस क्षेत्र में जो है वो इस लिपि का काफी प्रचलित था, इसलिए इसको देवनागरी की लिपि की संज्ञा दी गई है। तो बहरहाल कुछ भी हो, एक चीज और है इसके बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में, कि देवनागरी की लिपि जो है वो इसको हमारे संविधान में जो है वो मान्यता प्राप्त है। संविधान का जो अनुच्छेद 343(1) है उसमें कहा गया है कि हमारे देश की जो राजभाषा वो हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी की होगी। तो ये सब चीजें हम लोगों ने आज पढ़ी हिंदी के विकास में, और ये हिंदी के विकास का ये आखिरी लेक्चर था। अब हम लोग आगे की जो क्लास है वो जो भी हिंदी में जितने भी लेक्चर हैं एग्जाम की दृष्टि से वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।